कोई मरने नहीं आया था उस दिन। सब जीना चाहते थे, पर एक मुल्क की सबसे खौफनाक सुबह ने उन्हें जिंदा ही लाश बना दिया था। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पर्व, अमृतसर का शांत जलियांवाला बाग। दोपहर की धूप में लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो रहे थे। कोई किसान था, कोई दुकानदार, कोई अपने बच्चे को लेकर आया था ताकि त्योहार की रौनक देखे। कुछ लोग बैठकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ शांति से बात कर रहे थे। कोई भाषण नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ हौसले और उम्मीदें। और फिर एक लोहे का जूता पहने शैतान, जनरल डायर, बिना चेतावनी, बिना इंसानियत, अपने सैनिकों को लेकर उस बाग में घुस आया। उसके बाद चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। एक भी बाहर जाने की गेट खुला नहीं छोड़ा गया। और फिर बिल्कुल तेज आवाज में आदेश दिया, फायर। उन्होंने ऑर्डर दिया, फायर। 1650 गोलियां। और उसके बाद जो हुआ, शायद इतिहास में इतनी दर्दनाक हादसा कभी हुआ ही नहीं था। वो गोलियां किसी विद्रोही पर नहीं चलाई गई, बल्कि बेकसूर आम जनता पर चलाई गई। न जाने कितने मासूम बच्चे के सीने में घुसी, कितनी मां की पीठ पर पड़ी जो अपने बेटे को छुपा रही थी, न जाने कितने बुजुर्ग किसान के गले से आर पार हो गई। किसी ने ऐसे भयानक नजारा सोचा भी नहीं होगा। चारों तरफ चीखें, जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की हर नाकाम कोशिश। रूह कांप जाएगा सोचकर। चारों तरफ लोग भागे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ दीवारें, गेट में ताला लगा दिया गया था। ऊंची ऊंची दीवार चढ़कर भी जाना नामुमकिन। सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धुआंधार फायरिंग, और बीच में लाशों का ढेर। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां एक कुएं में कूद गए। मौत से शायद यहां खुद को छुपाया जा सकता था, लेकिन जनरल डायर को वो भी मंजूर नहीं था। उसने कुएं में छुपे लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब कोई कुएं से कहीं भाग भी नहीं पाएगा। कहते हैं उस कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई थी। उस दिन जितने बेकसूर मासूम लोगों की बेरहम से हत्या की गई, शायद हैवानियत का इतना भयानक मंजर कोई कभी सुना ही नहीं होगा। फिर उसके बाद जनरल डायर वहां से चुपचाप चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन एक 12 साल का लड़का उस जगह पर मिट्टी इकट्ठा कर रहा था, खून से सनी मिट्टी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो खून की मिट्टी को सीने से लगाया और बोला, अब ये मिट्टी बोल उठेगी, और जब तक आजादी नहीं आएगी मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, यह उस देश की आत्मा पर हमला था। वो 12 साल का लड़का कोई और नहीं, वो था भगत सिंह। भगत सिंह ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक आग है जो कभी बुझी ही नहीं। कहते हैं वो सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितने साल जिए। सवाल ये है कि उनकी हर सांस ने कितने लोगों को जगा दिया। जिस वक्त ये मुल्क अंग्रेजों के बूट तले कुचला जा रहा था, जहां हर गली में खामोशी बिकती थी और लोग गुलामी को किस्मत मानने लगे थे, लेकिन उस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उस 12 साल के लड़के की आंखों में आंसू नहीं, उसमें ज्वाला भर दी थी। 28 सितंबर 1907, एक ऐसा दिन जब पंजाब की मिट्टी ने एक ऐसा फूल खिलाया जो कांटों से डरता नहीं था। उसका जन्म हुआ तो घर के कई लोग जेल में थे, पर किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे ये बच्चा आजादी की चिंगारी को ज्वाला में बदल देगा। भगत सिंह का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वो बंदूक को खिलौना नहीं, कसम समझता था। जब वो स्कूल से लौटता तो बचपन से किताबों में क्रांति का रास्ता ढूंढता था अपने युवावस्था तक। वो जब 12 साल का था तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
उसने गांधी जी का असहयोग आंदोलन देखा। 1921 में जब वो 14 साल का था, उसने अपनी स्कूल की किताबें जला दी। उसने कहा, अगर मेरे देश को आज़ादी नहीं मिल रही तो मुझे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो गुलामी सिखाए। भगत सिंह का सपना था कि वो किसान बने, पगड़ी पहने, हल चलाए, मिट्टी में खेलें। लेकिन अंग्रेजों ने उसके सपनों की जमीन छीन ली थी। बाकी युवा सरकारी नौकरी के सपने देखते थे, लेकिन वो खुद को क्रांतिकारी भावनाओं से जोड़कर देखने लगा था। उसने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वो किताबों से ज्यादा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीख रहा था। उसने यूरोप के क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूजवेल्ट। उसने दुनिया के इतिहास से सीखा कि शोषण सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, ये इंसान की सबसे पुरानी जंग थी। वो नास्तिक बना, क्योंकि उसने देखा धर्म के नाम पर लोग चुप हैं, जात के नाम पर लोग बटे हैं, और कोई भगवान अंग्रेजों की गोली रोकने नहीं आ रहा। उसने लिखा, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं इंसानियत पर भरोसा करता हूं, और जब धर्म अन्याय के साथ खड़ा हो जाए तो वो ईश्वर नहीं, ये सत्ता का हथियार बन जाता है। उसका एक सपना था, एक ऐसा भारत जहां न कोई भूखा हो, न बेरोजगार, न कोई ऊंच नीच हो, न धर्म का नाम लेकर खून बहाया जाए। जिस दिन किसी देश का नौजवान किताबें छोड़कर जेल की काल कोठरी को बिना डरे इस तरह सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर इनकिलाब की नारा से इतिहास और राजनीति पढ़ने लगे, तो समझ लेना कि वहां इनकिलाब सिर्फ नारा नहीं, इरादा बन चुका है। और तब से वो बना आजादी का युवा सिपाही। उसने क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धाओं के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी थी। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हिंदुस्तान के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग भर दी थी। लेकिन इस नरसंहार के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश संसद में डायर का बचाव किया गया था, उसे सजा नहीं मिली, वो निर्दोष साबित हुआ, बल्कि भारतवासियों को मिला अपमान, आंसू और जलता हुआ क्रोध। और इसी जलते हुए क्रोध में महात्मा गांधी ने एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, अगर हम पर जुल्म होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारा हथियार होगा सत्य और अहिंसा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हजारों लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े, लोगों ने विदेशी वस्त्र जलाए। पूरा देश खड़ा हो गया बिना हथियार के। महात्मा गांधी का वो संघर्ष, जिसमें हथियार नहीं थे लेकिन विचारों की ताकत थी। लेकिन सन 1922 में जब चौरा-चौरी की हिंसा हुई, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला कुछ लोगों के लिए सही था, पर युवाओं के लिए गहरा झटका। कई युवा जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मानने लगे कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, अब जरूरत है प्रतिकार की। और फिर लहर में उठे वो 3 नाम, लाल, बाल, पाल। लेकिन जिनमें से एक नाम एक आग बनकर उभरा, लाला लाजपत राय। लालाजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक ज्वालामुखी थे जो अंग्रेजी सत्ता को आंखों में आंखें डालकर ललकारते थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत भेजा गया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो लालाजी ने इसका खुला विरोध किया। लाहौर की सड़कों पर उन्होंने डंके की चोट पर कहा, साइमन गो बैक, भारत गुलाम नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस आवाज को कुचलने की ठानी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लालाजी को बेरहमी से मारा गया। उनका शरीर टूटा, खून बहा, पर लालाजी ने वहीं कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में कील साबित होगी। कुछ दिन बाद लालाजी चल बसे, और यहीं से वो चिंगारी जो जलियांवाला बाग में लगी थी, वो अब आग का रूप ले चुकी थी।
इस आग ने भगत सिंह के सीने को फाड़ डाला। अगर लाला जी को इंसाफ नहीं मिला, अगर सरकार बहरी है, तो उसे सुनाने के लिए अहिंसा और काम नहीं आएगा, धमाका करना होगा। यहीं से क्रांति ने अपनी चाल तेज की। जलियांवाला बाग पहला जख्म था, लाला जी की हत्या उसका दूसरा, और फिर उसके बाद वो जख्म कभी नहीं भरे, वो क्रांति में बदलते गए। जलियांवाला बाग की उस एक गोली से शुरू हुआ था, जिसने एक बच्चे की आंखों में से आंसू नहीं, क्रांति जगा दी थी। क्यों? क्योंकि अब लोग मरने से नहीं, चुप रहने से डरने लगे थे। भगत सिंह की आंखों में आंसू नहीं थे, वो आंसू तब जल चुके थे जब उन्होंने लाला जी का लहू देखा। ये खून जाया नहीं जाएगा, इस लाठी का जवाब बंदूक से आएगा। और फिर 17 दिसंबर को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को गोली मार दी। ये बदला नहीं था, ये न्याय था, वो न्याय जो अदालतें कभी नहीं दे सकता। उसके बाद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को पुलिस चारों तरफ ढूंढने लगा था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली का केंद्रीय विधानसभा सरकार 2 काले कानून पास करने जा रही थी, जो आवाज को कुचलने का काम करते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां पहुंचे। बम उनके पास था, लेकिन निशाना इंसान नहीं, व्यवस्था थी। उन्होंने जानबूझकर खाली बेंच की ओर बम फेंका और फिर वहीं खड़े हो गए। फिर नारा लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे भाग सकते थे, लेकिन वो क्रांतिकारी थे, कायर नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उनको पता था हमारी गिरफ्तारी के बाद भारत अब पहले जैसे नहीं रहेगी। हर घर में क्रांति का ज्वाला जल जाएगी। अब भारत जाग उठेगी। और हुआ भी वही। अब भारत जाग चुका था। एक 23 साल की युवक का इस तरह क्रांतिकारी विचार पूरी भारत के जनता के सीने में आग लगाने के लिए काफी था। जेल में भी रहकर उनका नारा धीमी नहीं हुई। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से पूरा जेल गूंज उठता था। फिर जेल में उन्होंने देखा कि अंग्रेज कैदियों को दूध, रोटी, साफ बिस्तर मिलता है, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों को सड़ी हुई दाल, गंदा पानी और जंजीरें। भगत सिंह ने जेल में भी अपनी क्रांतिकारी विचार के साथ वहां के भारतीयों के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। 63 दिन की भूख हड़ताल। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका शरीर कांपने लगा था, आंखें धंस गई थीं, पर होंठों पर वही नारा था, मैं उस आजादी के लिए लड़ रहा हूं जिसमें इंसान इंसान के बीच भेदभाव न हो। अदालत में जब जज ने पूछा, तुमने बम क्यों फेंका? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि सोए हुए हिंदुस्तान को जगाना था। उनका हर एक शब्द, हर एक चुप्पी एक किताब की तरह था, जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा गई। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं और कुछ जीते जी इतने बड़े हो जाते हैं कि मौत भी उन्हें छू नहीं पाती।
भगत सिंह उन्हीं में से एक हैं। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। शाम का समय, पर उस दिन सूर्य जल्दी ढल गया था, क्योंकि उसे पता था आज भारत की सबसे उजली लौ बुझाई जाने वाली है। उस जेल के अंदर एक छोटी सी कोठरी में सिर्फ 23 साल 5 महीने की उम्र में भारत मां का वो वीर सपूत बैठा था, जिसका नाम सुनकर अंग्रेज कांपते थे और हिंदुस्तान जाग उठता था। भगत सिंह। वो परेशान नहीं थे, उनके माथे पर शिकन नहीं थी, बल्कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, जैसे कोई छात्र परीक्षा से पहले अंतिम पन्ना दोहरा रहा हो। जेलर ने धीरे से दरवाजा खोला। वो कांपते स्वर में बोला, सरदार भगत सिंह, चलिए, अब समय हो गया है। भगत सिंह मुस्कुराए, बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जैसे कोई नया जीवन शुरू करने जा रहा हो। उन्होंने किताब बंद की और धीरे से कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। आखिरी पंक्ति तो पढ़ लेने दीजिए। क्या इंसान ऐसे मरता है? थोड़ी देर बाद वे बाहर आए, साथ में उनके 2 अनमोल साथी, राजगुरु 22 वर्ष, सुखदेव 23 वर्ष। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमें फांसी पर चढ़ने का मौका मिला है, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। फांसी के तख्त की ओर बढ़ते समय तीनों ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर वो अंतिम क्षण, जब एक महान आत्मा, जिसने अपने जीवन का हर दिन देश के लिए जिया, जो आजादी के लिए जलता रहा, जो जेल की कोठरी में भी कलम से क्रांति करता रहा, वो आत्मा हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमकर अमर हो गई।